अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में है। ये एक आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और ये स्पेशली उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कोई अकाउंटिंग या कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है और वो पहली बार किसी भी सेमेस्टर में अकाउंटिंग का कोई कोर्स पढ़ने लगे हैं या स्टार्ट करने लगे हैं। तो उससे पहले हम ज़रा डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बिजनेस क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होती है, और फिर हम यानी कि डिस्कस करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, और फिर हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन से होते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट Basically, business environment refers to various factors that can impact a business decision making process. तो वो तमाम फैक्टर्स, अब ये फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं। ये वो तमाम फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाते हैं जिनकी वजह से किसी भी बिजनेसमैन के डिसीजन मेकिंग इफेक्ट होती है या ओवरऑल बिजनेस का डिसीजन मेकिंग फैक्टर इफेक्ट होता है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं और ये डिफरेंट सोर्सेस से अराइज होते हैं। यानी अगर हम एग्जांपल ले लें कि हमारे पास एक बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर हम देखें हमारे कंपेटिटर कौन है, तो बहुत सारे कंपेटिटर हैं और वो एक रीजन नहीं, कई रीजंस की वजह से, कई मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, कई इवेंट होते हैं जो उनको इम्पैक्ट करते हैं, बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। इसी तरह सप्लायर्स की आप बात कर लें, सप्लायर्स हमारे इंटरनल भी हो सकते हैं यानी विद इन द कंट्री भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। तो ये वो जगह, वो प्लेस या वो आप कह लें कि जहाँ पे हमारा बिजनेस ऑपरेट करता है, वो बेसिकली आपके वो तमाम फैक्टर्स जो बिजनेस के इर्द गिर्द होते हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाते हैं। अच्छा, खास बात ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट आइसोलेशन में काम नहीं करता, यानी ये नहीं है कि एक फैक्टर जो है वो दूसरे फैक्टर को इफेक्ट नहीं करता या इनकी आपस में कोई एसोसिएशन नहीं होती, बल्कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक डायनामिक है, मूविंग एनवायरनमेंट है और ये आइसोलेशन में नहीं होता, बल्कि जितने भी फैक्टर्स हैं, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो या इंटरनेशनल हो या कंट्री वाइड हो, ये तमाम फैक्टर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे की इंटरेक्शन में इफेक्ट करते हैं। सो जो बिजनेस एनवायरनमेंट की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक तो ये कि बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, यानी सिर्फ इसमें 1, 2, 3 फैक्टर्स नहीं होते, बल्कि ये सेट ऑफ फैक्टर्स होते हैं, इसमें डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, इसमें डिफरेंट कंडीशंस होती हैं और ये डिफरेंट ग्रुप्स में काम करता है और ये सारा मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इतना इजी नहीं होता। हाँ, आप चाहें तो इसको वन बाय वन वन पार्ट्स में इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन जब आप टोटल बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ये एक ओवरऑल बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट होता है। इसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है। डायनामिक मीन्स कि ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, इसका नेचर एक नहीं होता। ये नहीं है कि अब अगर हम एग्जांपल ले लें आईटी की या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखें कि ये हर साल हर साल ये चेंज होती आ रही है, टाइम टू टाइम ये चेंज होती जाती है। तो दैट्स वाई इसको हम डायनामिक कहते हैं, कि ये एनवायरनमेंट हमारा चेंज होता रहता है, वेदर हमारा चेंज होता रहता है, इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग चेंज होती रहती है। इसके इसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो अपने शेप बदलते रहते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। दैट्स व्हाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक। नेक्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट इज मल्टीफेस्टेड, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि ये एक जैसा सबके लिए हो। इसके जितने भी पार्टनर्स होते हैं या आप यूं कह लें कि इसमें जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो हर एक के लिए डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि
अगर कोई एक ऐसा इवेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है, तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी कंपनी के लिए वो थ्रेट भी हो सकता है। तो हर एक का परसेप्शन अलग-अलग होता है। इसमें जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो कॉर्पोरेशंस होते हैं, वो सारे के सारे हर एक का अलग-अलग उसका आप कह लें कि उसके लिए डिफरेंट होता है। अम इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट हैज अ फार रीचिंग इम्पैक्ट, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए नहीं होती, बल्कि ये ऑनगोइंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। और इसीलिए इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है। यानी कि आप कह लें, अगर हम ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी की सिर्फ हम बात करें, तो ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यूअस होती हैं, चलती जाती हैं, और ये जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाता है, इसका इम्पैक्ट और अच्छा होता जाता है, स्ट्रॉन्ग होता जाता है। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो बिज़नेस एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं। सबसे पहले हमारे पास माइक्रो फैक्टर्स हैं। माइक्रो फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो इनसाइड द बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और ये कंट्रोल बाय द बिज़नेसमैन होते हैं। माइक्रो फैक्टर्स आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं, आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, आप मशीनरी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट अपनी मर्जी से लॉन्च कर सकते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स विद इन द बिजनेस होते हैं, एंड दैट कैन बी चेंज और दैट कैन बी कंट्रोल बाय अ बिजनेसमैन। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो मार्केट फैक्टर्स कहलाते हैं, और मार्केट फैक्टर्स इमीडिएट आउटसाइड द बिजनेस होते हैं। और ये वो फैक्टर्स होते हैं कि जिनकी वजह से बिजनेस इन्फ्लुएंस्ड होता है। ये डायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव सप्लायर्स। सो सप्लायर्स और बिजनेस का विद इन द बिजनेस नहीं होते, यानी ये माइक्रो फैक्टर नहीं होते, ये आउटसाइड द बिजनेस होते हैं, लेकिन ये बहरहाल बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा आप एग्जांपल ले सकते हैं मार्केट फैक्टर्स में, लाइक आपके कंपेटिटर्स हो गए या कंज्यूमर्स हो गए। तो ये तमाम लोग वो लोग हैं जो कि बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, विद इन द बिजनेस नहीं होते, आउटसाइड द बिजनेस होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक और तरह के फैक्टर्स होते हैं जो मैक्रो फैक्टर्स होते हैं। ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स आर कॉल्ड मैक्रो फैक्टर्स, और इसकी खास बात यह है कि बिजनेसेस का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। ये इनडायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, और इनको इसमें आपके पास पॉलिटिकल फैक्टर्स शामिल होते हैं। अब यानी पॉलिटिक्स में कुछ भी हो रहा है, वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कंट्रोल इट, कैन नॉट इफेक्ट इट। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक और लीगल फैक्टर्स हैं। इसको हम पेस्टल एनालिसिस कहते हैं। यानी कि पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक और लीगल फैक्टर्स। तो ये सारे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेकिन समहाउ ये बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। डायरेक्टली नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली ये इनको इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास बिजनेस में 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप वो होती है, वो बिजनेस होता है जिसमें एक ओनर होता है, यानी कोई एक शख्स बिजनेस स्टार्ट कर देता है अकेले, वो ही ओनर होता है, तमाम प्रॉफिट उसका होता है, तो तमाम लॉस भी उसको ही बेयर करना पड़ता है। सो ये सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। पार्टनरशिप जब एक से ज्यादा लोग हो जाए, मिल के बिजनेस स्टार्ट करें, इसमें प्रॉफिट भी डिवाइड हो जाता है, लॉस भी डिवाइड हो जाता है, तो ये पार्टनरशिप कहलाती है। और कॉरपोरेशंस हमारे पास बिग कॉरपोरेशन, वेरी बिग बिजनेसेस जिसमें शेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, इशुएंस ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो ये कॉरपोरेशंस होती हैं। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप से बड़ी होती हैं। इसका आप कह लें कि इसमें ह्यूज कैपिटल भी इन्वॉल्व होता है, इसमें एक्सपर्टीज भी मैक्सिमम होती है। सो हमारी ये 3 डिफरेंट टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर एंड कॉरपोरेशन। इन तीनों के अलग अलग अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सोल प्रोप्राइटर की एग्जांपल लें, तो सोल प्रोप्राइटर को स्टार्ट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई पेपर वर्क नहीं चाहिए होता, या यूं आप कह रहे हैं कि लीस्ट पेपर वर्क इसमें इन्वॉल्व होता है।
एक ही ओनर होता है तो तमाम सीक्रेसी होती है, बिजनेस की प्राइवेसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। लेकिन इसमें इशू ये होता है कि इसका फाइनेंस लिमिटेड होता है। आमतौर पे बैंक्स भी इसको इतनी आसानी से फाइनेंस नहीं दे सकते। जबकि अगर हम पार्टनरशिप की एग्जांपल लें तो एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर इसमें फाइनेंस थोड़ा इजीली मिल जाता है। इसमें डॉक्यूमेंटेशन इतनी नहीं इन्वॉल्व होती जितने कॉरपोरेशन में इन्वॉल्व होती है, लेकिन इसमें एक पार्टनरशिप डीड्स बनती हैं। पार्टनरशिप डीड्स क्या होता है? वो डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप लिखी हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई पार्टनर एडमिट होगा तो क्या करेंगे, कोई पार्टनर अगर जा रहा है तो क्या करेंगे, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में क्या इंस्टांस होगा। तो डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन पहले से ही लिख लेते हैं ताकि पार्टनर्स के दरमियान ड्यूरिंग टाइम पीरियड कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज ना हो। तो इसमें पार्टनरशिप डीड इन्वॉल्व होती है। हाँ, इसकी एक्सपेंशन एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप इजी होती है, क्योंकि एक सोल प्रोप्राइटर में तो आपके पास बिल्कुल ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होती है, लेकिन पार्टनर्स में क्योंकि डिफरेंट पार्टनर्स हैं तो आमतौर पे इसमें फाइनेंस आपको एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर ज्यादा मिल जाता है। इसके अलावा इसमें एक और एडवांटेज पार्टनरशिप में होता है कि वर्कलोड डिवाइड हो जाता है। सोल प्रोप्राइटर में वर्कलोड डिवाइड नहीं होता, तमाम काम एक ही को करना पड़ता है। इसमें वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता सोल प्रोप्राइटर में, लेकिन पार्टनरशिप में वर्क डिवाइड हो जाता है, एक्सपेंशन इजी हो जाती है। और पार्टनरशिप का एक इशू ये आता है कि इसमें डिसीजंस जो हैं वो डिलेड होते हैं। क्यों? क्योंकि तमाम पार्टनर्स को मिल के डिसीजन लेने होते हैं। सोल प्रोप्राइटर तो एक ही ओनर है, तो ओनर है तो फौरन ही डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉरपोरेशंस का। कॉरपोरेशंस, जब आपके पास पार्टनर्स बहुत ज्यादा हो जाए, मोर देन 50 हो जाए, तो कॉरपोरेशंस में कन्वर्ट हो जाता है। कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ये कि इसको स्टार्ट आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है। इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है, कंपनी के तमाम चीज़ें डिसाइड होती हैं। जो डायरेक्टर्स कौन बनेंगे और बिजनेस का क्या स्कोप होगा, ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं और कंपनी रजिस्ट्रार के पास ये इंफॉर्मेशन जमा करानी होती है। इसका एक एडवांटेज ये होता है कि इसको फाइनेंस अनलिमिटेड मिल जाता है, यानी बैंक्स भी इसको फाइनेंस दे देते हैं। और अगर वरना फिर फाइनेंस कॉरपोरेशन कहाँ से ले लेती हैं? शेयर होल्डर से, यानी कि जनरल पब्लिक में शेयर इशू करती हैं और इनको फाइनेंस मिल जाता है। इसके अलावा जो एक मेन जो डिफरेंशिएटिंग इनफैक्ट कॉरपोरेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉरपोरेशंस का, वो है लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट। लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट, अब जैसे सोल प्रोप्राइटर या हम पार्टनरशिप की बात करें और कंपनी को लॉस हो जाता है, तो बिजनेसेस में लॉस की वजह से जो ओनर्स हैं, सोल प्रोप्राइटर या फिर पार्टनर, तो इनकी लॉस अगर वो फुलफिल नहीं कर पाते या क्रेडिटर को पैसे नहीं दे पाते, तो इनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स या पर्सनल एसेट्स भी स्टेक पे होते हैं और इनको वो सेल करके अपना उधार वापस करना होता है। लेकिन कॉरपोरेशन में लिमिटेड का मतलब है कि लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट दैट दे हैव इन्वेस्टेड मनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। यानी कि जितना शेयर्स के फॉर्म में पैसे जमा कराए हैं बस वही स्टेक पे होते हैं। अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो घर से आपके पर्सनल एसेट्स लेके नहीं आने होते सेल करने के लिए, वो सेफ होते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट जो कि आपने शेयर्स की सूरत में जमा कराई होती है कॉरपोरेशन में, वो स्टेक पे होती है या वो रिस्की होती है। नेक्स्ट हमारे पास है थ्री टाइप ऑफ बिजनेसेस होते हैं, इनके नेचर होते हैं मर्चेंडाइजिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो सर्विसेज तो सबसे आसान है। सर्विसेज में क्या होता है? सर्विसेज में हम प्रोवाइड करते हैं इंटेंजिबल प्रोडक्ट, इंटेंजिबल गुड। इंटेंजिबल का मतलब है दोज विच यू कैन नॉट टच और यू कैन नॉट सी, और जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंट्स, लॉयर्स, आप इनसे कंसल्टेंसी लेते हैं, आप लॉयर से आप ओपिनियंस लेते हैं और आप उनको उनकी फीस देते हैं। तो सर्विसेज हो गया मींस इंटेंजिबल गुड्स। फिर मर्चेंडाइजिंग और ट्रेडिंग। मर्चेंडाइजिंग एंड ट्रेडिंग का क्या मतलब है कि आप खुद कुछ नहीं बनाते,
प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से बने बनाए गुड्स ले लेते हैं और आप कंज्यूमर को सेल कर देते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि आपके घर के पास जो भी ग्रोसरी स्टोर्स होंगे, तो जो ग्रोसरी स्टोर्स वाले हैं वो खुद चीजें नहीं बनाते, बल्कि वो क्या करते हैं, मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरर से बने बनाए गुड्स लेते हैं और कंज्यूमर को सेल कर देते हैं, अपना थोड़ा सा प्रॉफिट रखते हैं। इसके बाद हमारे पास है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरर्स कौन होते हैं, जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अगर हम फर्नीचर की एग्जांपल लें, तो फर्नीचर में क्या होता है कि जो वुड लेके, फार्मिका लेके फर्नीचर बना रहे होते हैं और फर्नीचर को फिनिश कर रहे होते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाते हैं। अगर सिर्फ शोरूम है और मैन्युफैक्चरर से लेके सिर्फ फर्नीचर सेल करते हैं, तो वो मर्चेंडाइजिंग या ट्रेडिंग बिजनेस होता है। एक बात आपने याद रखनी है कि एट अ टाइम एक बिजनेस दो काइंड का भी हो सकता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं, मर्चेंडाइजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकते हैं, ये मर्चेंडाइजिंग और सर्विसेज भी हो सकते हैं। सो ये थे थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस। अच्छा, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सारा साल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करते हैं, उसका किन किन को फायदा होता है या कौन कौन लोग उसको यूज करते हैं। सबसे पहले विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कौन लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओ। इसके अलावा बिजनेस यूनिट्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जिसमें प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, लाइन सुपरवाइजर वगैरह। सबसे पहले तो इंटरनल, यानी कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो इंफॉर्मेशन यूज होती है। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी वो इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे होते हैं, जैसे ओनर्स, क्रेडिटर्स, लेबर यूनियंस, गवर्नमेंट एजेंसीज। टैक्स वगैरह लगाने के लिए गवर्नमेंट एजेंसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं। सप्लायर्स उधार कब देंगे, जब देखेंगे कि कंपनी की आगे प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है। कंज्यूमर, ट्रेड एसोसिएशन और जनरल पब्लिक, ये तमाम यूजर्स हैं, लेकिन ये आउटसाइड द यूजर्स होते हैं, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, दैट्स वाई हम इनको एक्सटर्नल यूजर्स कहते हैं। सो ये हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हो गए, और ये सारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस किस तरह है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कौन लोग यूज करते हैं, डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन मेकर्स। आइदर डिसीजन मेकर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसको इंटरनल डिसीजन मेकर कहते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, जो कि एक्सटर्नल होते हैं। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है, उसको डिसीजन मेकर डिसीजन लेते हैं, और फिर उसकी वजह से, यानी कि उन डिसीजंस की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, और फिर ये प्रोसेस चलता चला जाता है। ये देखिए, ये एक साइकिल की शेप में है, तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी ये चलता जाएगा। अब अगर हम एग्जांपल लें कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये हो सकती है कि किसी भी कंपनी की 3 ब्रांचेस हैं, और एक कराची में, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में, 3 ब्रांचेस हैं। ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। 3 ब्रांचेस का प्रॉफिट क्या क्या है, क्या 3 ब्रांचेस प्रॉफिट बना रही हैं या लॉस बना रही हैं, 3 ब्रांचेस की सेल्स कितनी है, 3 ब्रांचेस के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। अब डिसीजन मेकर कौन हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम इंटरनल डिसीजन की बात करते हैं, तो मैनेजर्स ये चेक करते हैं कि तीनों में से कोई प्रॉफिटेबल, तीनों ब्रांच में से कौन सी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी ब्रांच में कोई प्रोडक्ट अच्छा ना चल रहा हो, प्रोडक्ट की सेल कम हो रही हो, या हो सकता है पता चले कि किसी और सिटी में डिमांड ज्यादा हो, तो फिर हम एक फोर्थ ब्रांच भी ओपन कर लें। तो फोर्थ ब्रांच ओपन करने से फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, और फिर ये प्रोसेस सो ऑन चलता रहेगा। सो ये अकाउंटिंग प्रोसेस था। अब अगर हम इसको ओवरऑल देखें, सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स क्या करते हैं, ये डिफरेंट डिसीजंस लेते हैं, डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब पहले हम देखते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है। प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कंपनी प्रॉफिट बना रही है या लॉस बना रही है। फाइनेंशियल पोजीशन, यानी उसके एसेट्स, लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी की क्या पोजीशन है। इसके अलावा हम देखते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो में कैश फ्लो की टाइमिंग और इसकी सर्टेनिटी, कि वो कब कैश फ्लो किस वक्त मिलना है, और कितना मिलना है। तो ये सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है। इसको डिफरेंट डिसीजन सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये डिसीजन
डिसीजन आप कब ले सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन लेते हैं यूजर्स। सो ये पूरा अकाउंटिंग सिस्टम है, पूरा अकाउंटिंग सिस्टम इस तरह से चलता जाता है। अब इसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। सपोज ये बोरोइंग्स का डिसीजन है कि उधार कहाँ से लेना है, बैंक से लेना है, या इसी तरह अगर हम कहें कि कोई एसेट परचेज करना है तो किस तरह परचेज करना है, क्या इंस्टॉलमेंट पे परचेज करना बेहतर रहेगा, या कैश देना बेहतर रहेगा, या लीज करवाना बेहतर रहेगा। तो इस तरह के डिफरेंट डिसीजंस होते हैं जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की मदद से कौन लोग लेते हैं? डिफरेंट यूजर्स लेते हैं, यूजर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। सो उसके बाद हम देखते हैं कि बेसिक अकाउंटिंग के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। अब इसमें हमारे पास देख लीजिए, इन डेवलपिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस एवरी अकाउंटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग बेसिक फंक्शन। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है रिकॉर्ड द इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये हम देखेंगे। तो अकाउंटिंग में हमारा जो पहला फंक्शन है वो रिकॉर्डिंग है। हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, लिख लेते हैं जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। जाहिर सी बात है, जब तक हम लिखेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं उनकी क्या पोजीशन है, हमारे पास एसेट्स कितने हैं, कैश की क्या पोजीशन है, सेल्स क्या की है। रिकॉर्डिंग इज द मेन एंड द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फिर उसके बाद हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको हम समराइज करते हैं। समराइज मीन प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमिन करते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि किसी भी टाइम पीरियड में बिजनेस ने क्या किया, कितना कमाया, क्या एसेट्स, क्या लायबिलिटीज। अब आप देख लीजिए कि इकोनॉमिक इवेंट्स की आइडेंटिफिकेशन होती है, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग होती है, कम्युनिकेशन करते हैं। कैसे कम्युनिकेशन करते हैं? कि हम उनकी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनाते हैं। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स क्या क्या हो सकती है? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, जो कि हमने फंडामेंटल्स के कोर्स में बनानी सीखनी है। तो ये उसके बाद कम्युनिकेशन कर देते हैं और फिर उन रिपोर्ट्स का एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हो जाता है। ये हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती है। अच्छा, उसके बाद अभी हमने जब बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात की, तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? कि अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन एक्चुअल ट्रांजैक्शन, नॉट ओपिनियंस और डिजायर। तो सबसे पहले याद रखना है, वो तमाम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, वो तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो एक्चुअल होती हैं, किसी की ओपिनियन या डिजायर्स इसमें शामिल नहीं होती हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि मैं एक नया प्रोडक्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ या मैं सोच रही हूँ, तो ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरी डिजायर है, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी अनटिल अनलेस कि मैं नया प्रोडक्ट स्टार्ट कर दूं और उससे मुझे प्रॉफिट या उससे मुझे कोई कैश आए या उसकी कोई ट्रांजैक्शन हो। Transaction is any event that affect the financial position of the business and can be measured reliably. यानी कि business transactions, ये transaction क्या होता है? Financial position किसी भी business की affect करती हैं और उनको हम reliably measure भी कर सकते हैं। Financial position means कि कोई भी ऐसी transaction जिसकी वजह से बैंक के assets, liabilities या owners equity affect हो रही हो, कोई एक या दोनों या तीनों, तो वो तमाम ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है। ट्रांजैक्शन इफेक्ट व्हाट द कंपनी ओन, यानी हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, कंपनी एसेट्स ओन करती है, कंपनी के इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। व्हाट द एसेट व्हाट द कंपनी ओन्स। एंड ओ का मतलब है कि वो जो कंपनी की ऑब्लिगेशंस होती हैं, उनकी लायबिलिटीज होती हैं, कंपनी को जो पे ऑफ करना होता है, और इट्स नेटवर्थ, और कंपनी की जो नेटवर्थ है, यानी आप एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो नेटवर्थ पता चल जाती है। इसके अलावा मैनी इवेंट्स अफेक्ट कंपनी इंक्लूडिंग इकोनॉमिक बूम्स एंड रिसेशंस। हाउएवर accountants do not record the effects of those transactions. सिर्फ हम बिजनेस से रिलेटेड, पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं और उनको वो तमाम जिनको हम उन ट्रांजेक्शन को जो हम मेजर कर सकते हो रिलायबली। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई है। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स, यानी कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स कहलाती है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैश बिजनेस में आ जाता है, यानी आप बिजनेस पैसे लगा के बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट बाय ओनर्स हो गया और ओनर इक्विटी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा परचेज ऑफ एन एसेट फॉर कैश। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट, जिसके लिए मैंने आपको एक और वीडियो लेक्चर देना है जिसमें ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट में ये बताते हैं कि हर अकाउंटिंग
कि जो हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो दो इफेक्ट होते हैं हर ट्रांजेक्शन के मिनिमम, उसकी बिना पे बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। अब देखिए फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ एन एसेट फॉर कैश है, तो एसेट आपके पास इंक्रीज हो गया क्योंकि एसेट आप खरीद रहे हैं। फॉर कैश, तो कैश के अगेंस्ट खरीद रहे हैं तो कैश आपके पास से चला जाएगा। तो दो इम्पैक्ट हो गए। या अगर हम परचेज एन एसेट ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार पे। तो जब आप एसेट उधार पे खरीद रहे होते हैं तो एसेट तो आपके पास आ जाता है, दूसरी तरफ क्या होता है, लायबिलिटी बढ़ जाती है, उधार बढ़ जाता है। नेक्स्ट है परचेज ऑफ एन एसेट एंड फाइनेंसिंग पार्ट ऑफ द कॉस्ट। बाज दफा ऐसा भी तो होता है, जब आप एसेट खरीदते हैं तो कुछ पैसे आप अदा कर देते हो और कुछ पैसे बाद में अदा करते हैं, तो ये पार्ट फाइनेंसिंग हो गई। एसेट सेल भी करते हैं इसी तरह। इसके अलावा जब आप एसेट सेल करते हो उधार पे तो फ्यूचर में जो पैसे मिलते हैं वो कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल कहलाते हैं। पेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी हो गया, यानी आपने उधार जब लिया था तो उसको वापस भी करना होता है, अगर आप वापस कर देंगे लायबिलिटी कम हो जाएगी, मगर आपके पास से पैसे भी कम हो जाएंगे, यानी एसेट भी कम हो जाएगा। अर्निंग्स ऑफ रेवेन्यू, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज के अगेंस्ट आप रेवेन्यू अर्न करते हैं। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, वो रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो खर्चे करते हैं, फॉर एग्जांपल यूटिलिटी एक्सपेंसेस हो गया, रेंट एक्सपेंस हो गया, सैलरीज एक्सपेंस हो गया, उनकी पेमेंट होती है तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा होता है और कैश आपके पास से डिक्रीज हो रहा होता है। सो ये डिफरेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स थी और ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन था कि हमने स्टार्ट किया कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस हमने देखा, बिजनेस इन्वायरमेंट हमने देखा, उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस या काइंड ऑफ बिजनेसेस डिस्कस किए, और फिर हमने काउंटिंग की डेफिनेशन देखी और बिजनेस ट्रांजैक्शन देखे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे कैसे अफेक्ट करती हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टेक केयर क्लास।